राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जो एमए का सेमेस्टर कार्यक्रम चलता है, उसमें इस समय प्रथम सेमेस्टर में और उसका जो तीसरा प्रश्न पत्र है वो है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य पर। और इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य जो विद्यार्थी हैं उनको उनको जो हमारा हिंदी का साहित्य है उसकी पृष्ठभूमि बताना और इस प्रक्रिया से अवगत कराना कि आज जो पिछले 150-200 सालों में भारत का साहित्य लिखा गया, जो आजकल लिखा जाता है, उसको उसके लिखे जाने बोले जाने से पहले किस प्रकार हिंदी भाषा में प्रगति हुई, किस प्रकार हिंदी भाषा आगे बढ़ी। और इस काव्य को जानने के साथ साथ हम उस समय की परिस्थितियां भी जानते हैं कुछ हद तक। और ये परिस्थितियां, जैसे इतिहास में बहुत कुछ होता है जानने के लिए, पर सामान्यतः देखा जाता है तो इतिहास में लोग हर और लगभग ये सर्वत्र पूरे विश्व में स्थापित है। सामान्यतः जब इतिहास की बात होती है तो लोग बात करते हैं कब कौन राजा हुआ और उसने किसने किसके साथ युद्ध जीता और किसने किसको हराया और वो कब से कब तक हुआ और उस राजा ने कितनी लड़ाइयाँ जीती या कौन सी लड़ाइयाँ हारी। राजनीतिक, और राजनीति में भी राजनीतिक दांव-पेच नहीं, अधिकांश युद्धों की बात होती है। तो ऐसा लगता है कि मनुष्य के स्वाभाविक है युद्धों का जीवन में बहुत अधिक महत्व है और उनके कारण समाज की जो जीवन दशा है, जो दशा है, वो बदलती बिगड़ती है और उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि ये जो है, एक अंग्रेजी में भाषा एक बात कही जाती है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। उसका अर्थ होता है हिमखंड जो होता है, जो महासागर में, किसी सागर में या महासागर में, हमारे देश में तो होता नहीं, लेकिन जो उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव में जहाँ पर बहुत ठंडी रहती है, वहाँ पर क्या होता है कि पानी, जो सागर का पानी भी, वो जम जाता है। और जम जाता है तो जमता हुआ वो पानी कुछ ऐसा जमता है कि नीचे ज़्यादा जमता है, फैलता जाता है, और ऊपर कम जमता है। जैसे हम जब पहाड़ को देखते हैं, पर्वत देखते हैं, तो क्या होता है, नीचे पूरा फैला होता है और ऊपर उसकी नोक होती है, या ऊपर कम क्षेत्रफल होता है, नीचे ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भौतिक के नियमों के प्रभाव से और कुछ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जो तरल पदार्थ है वो नीचे फैलता जाता है और ऊपर बना रहता है। अब यहाँ बात ये इसलिए कही जा रही है क्योंकि जो हिमखंड का जो सिरा होता है, जो उसकी नोक होती है, वो बड़ी छोटी सी होती है। तो कहते हैं जो टिप ऑफ द आइसबर्ग का मतलब होता है कि आपने उसका केवल हिमखंड का सिरा देखा, अभी अंदर का भाग नहीं देखा, बड़ी चीज नहीं देखी। तो इसी बात को जब हम राजनीतिक इतिहास जानते हैं तो क्या होता है, हम केवल उसका ये जानते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, उसके हिमालय की चोटी देख रहे हैं या पहाड़ की चोटी देख रहे हैं, उसका फैलाव नहीं देख रहे हैं। और चोटी बहुत कुछ बताती है, इसमें कोई दो राय नहीं कि चोटी बहुत कुछ बताती है, लेकिन फैलाव का अपना अलग आनंद है, तो उससे समग्र जानकारी होती है। और इन सब बातों को लेकर समझने की बात यह है कि जब हम इतिहास, जैसे यहाँ हम इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हम मध्यकालीन काव्य समझ रहे हैं और काव्य को इतिहास में जाकर देख रहे हैं कि किसने कैसा काव्य लिखा और क्यों कहते हैं, तो वो जो है हमारे सामने अभी स्पष्ट होने वाला है। तो ये इस श्रृंखला में, इस सत्र में हम लोग बात करेंगे पृथ्वीराज रासो के बारे में। और हम जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान करके एक बहुत ही प्रतापी वीर राजा हुए और जिनका युद्ध कौशल, जिनकी वीरता के बहुत चर्चे होते थे। तो उनके ऊपर एक कवि हुए चंद बरदाई, उन्होंने बहुत लंबी, बहुत बड़ी महाकाव्य जैसी कविता लिखी। और उस कविता में, अब हमने बात की थी इतिहास की, हमने बात की थी लड़ाई की,
जीवन में केवल लड़ाई नहीं होती और जीवन में केवल श्रृंगार नहीं होता, लेकिन इस साहित्य में, इस रास में, पृथ्वीराज रासो, रास, रास का वैसे भी एक अर्थ होता है, रस से बना है रास, और रासो मतलब उसके बारे में जो कहा जा रहा है, किसी रास के बारे में कहा जा रहा है। तो पृथ्वीराज रासो में जो है काव्य का सौंदर्य कैसा है, पहले हम उसको जानते हैं। उसको जानने के लिए हमें ये बात समझ में आई कि दो चीजें यहाँ महत्वपूर्ण हैं। पहली क्या, लड़ाई, और दूसरी नारी। नारी मतलब सुंदर नारी या नारी के बारे में चर्चा। तो ऐसा लगता है कि उस समय के कवि के लिए, या उस समय, और एक और भी बात होती है कविता में, आज के ज़माने में तो जब किताब लिखी जाती है तो उसमें बहुत कुछ लिख दिया जाता है, बहुत सारा विवरण लिख दिया जाता है, लेकिन जब कागज नहीं है, पत्रों पे लिखी गई जाती हैं कोई चीज़ें, तो उनको संभाल के रखना होता है, और उसमें जो कुछ आपको बहुत महत्वपूर्ण लगता है वही लिखते हो। जैसे इस रास में आपको ये नहीं मिलेगा कि पृथ्वीराज चौहान सुबह क्या खाना भोजन करते थे, शाम को क्या भोजन करते थे, किस प्रकार का भोजन करते थे, या फिर वो किस समय स्नान करने जाते थे। ऐसी कोई बात नहीं मिलेगी। बातें ऐसी मिलेंगी जो उनके लिए, उस समय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी। और यही हमारा भी उद्देश्य है यहाँ पर, जानने का कि भाई क्या उनके लिए महत्वपूर्ण था और उसको कैसे कहा गया, अलंकृत भाषा में कैसे कहा गया, किस भाषा में कहा गया। देखिए, जैसे सबसे आरंभ देखते हैं, तो ये क्या है, नायक हैं और सौंदर्य और यौवन के रसिया हैं, उनको अच्छा लगता है, कोई गलत बात नहीं उसमें, और जीवन का ये एक अभिन्न अंग है, तो उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं कि कोई गड़बड़ बात है। चंद्रवरदाई ने रूप, रस, यौवन, हास विलास की मृदुलता, मधुरता, रमणीयता का अत्यंत सरस एवं मनोहारी चित्रण रासों में किया है। हास विलास में, अब हम लोग जब हास विलास की बात करते हैं तो देखना होगा क्या वो हास्य की बात करते हैं। यहाँ पर हास्य पूरे मुझे नहीं मालूम कि किसी ने इतनी इस बात की खोज की कि नहीं कि रासों में हास्य की, कोई मनोरंजन का, कोई विनोद का, कोई कवित्व भी है कि नहीं, कि सब कुछ केवल लड़ाई और सौंदर्य के बारे में ही है। लेकिन अगर है तो जानना चाहिए। तो इन सब बातों को लेके पृथ्वीराज रासों में चंद्रवरदाई ने लिखा है। अब यहाँ जो मुझे बड़ी चीज जो आकृष्ट करती है वो ये है, शायद आपको भी करनी चाहिए, ये भाषा देखिए, मनहु कला सचिभान, कला 16 सो बनिए। अब ये लिखी जा रही है 1200-1300 के समय में। तो आप ये सोचिए कि जब ये लिखी जा रही है तो उस समय ये जो भाषा बोली जा रही है, ये कैसी भाषा है। इसमें आपको हिंदी लगती है या हिंदी नहीं लगती है, या क्या लगता है, क्या आपको समझ में आता है, ये आपको सोचना चाहिए। और ये आपके लिए खोज का विषय हो सकता है आप जानना चाहें कि ये कब हुआ, इसमें ऐसी भाषा ही क्यों लिखी, कोई और भाषा क्यों नहीं लिखी गई। और इसमें जैसे मान लिया 13वीं शताब्दी में कोई ग्रंथ लिखा जा रहा है, तो इसमें जो ये भाषा लिखी जा रही है, इसमें मैं अपभ्रंश या प्राकृत का कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, और मुझे नहीं मालूम कि आपने कितनी पढ़ी है, लेकिन इसमें भाषा को देखकर समझ में आता है कि कुछ अपभ्रंश, कुछ प्राकृत, वो दोनों दिखती हैं। और उनको जैसे देखिए, जैसे नीचे वाले देखिए, कुटिल के सुदेश बाहो प्रचियत पिक सद, ये जो है इस प्रकार की भाषा, ये जो इसको प्राकृत का एक अंश कहते हैं। और कमल गंध वह संध हंस गति चलत मंद मंद। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कमल गंध, कमल की तरह उसकी सुगंध है। वह संध मतलब आयु में संधि पर है। संधि का मतलब होता है अभी पूर्णतः जवान नहीं हुई, लेकिन बचपना भी नहीं है। जैसे 16 साल की, 15-16 साल की युवती के बारे में बात हो रही है। देखिए ना, जिसका बचपन समाप्त हो रहा और यौवन का आगमन हो रहा हो। तो ये जो अब आपने जब पढ़ना है, या
आपने जानना है तो आपने ये भाषा देखिए समझ में आती है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आती, लेकिन ऐसा लग पूरी भी समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये हिंदी नहीं है, लेकिन हिंदी जैसी है। तो या इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद हमें हिंदी की प्रगति का उस समय में 13वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी के 13वीं शताब्दी के समय के जीवन के बारे में, उनकी भाषा के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। और ये जो है, ये कविता, ये जो भाग है, ये किसी नारी के सुंदरता के बारे में बात हो रही है। हंस की तरह चलती है और जवान है, 16 साल की है। श्वेत वस्त्र सो है शरीर न स्वाति बूंद जस, श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं, स्वाति की बूंद की तरह जो है जो होता है ना, जो जीवन से, स्फूर्त से, स्वाति ओस की बूंद जैसा। तो ये चीजें, भ्रमर भवई भुल्लई स्वभाव मकरंद बासरंद, मतलब भौरों को बुला ले ऐसी है, इतनी उसकी सुगंध है कि भौरे उसके पास आ सकते हैं। तो ये बातें। अब इसके अलावा इसमें क्या बात है, वीर रस की बात हो रही है। बाजे घोर निशान रान चौहान चौदे से, तो बहुत जोर जोर से बाजे बज रहे हैं, घोर बाजे बज रहे हैं, और निशान रान चौहान चौदे, 4 दिशा में बज रहे हैं और जोर से लड़ाई होने वाली है। सकल सूर सामंत सोमर बल जंत्रित मंत्र से, तो सारे के सारे सूरवीर सामंत सब लड़ने के लिए उद्धत हुए हैं, और उनके जिसको जिस प्रकार की लड़ाई करनी आती है वो सब की तैयारी कर रहा है। उठिराज पृथ्वीराज बाग लग मनहु वीर नट। ये देखिए भाषा कितनी विभिन्न प्रकार की, बिल्कुल अलग प्रकार की है। तो ये अपभ्रंश का, इसमें वीर रस संबंधी चित्रण में प्राकृत अपभ्रंश शब्दों का इस्तेमाल बहुत बहुलता से हुआ। और इनके लिए कहते हैं, जो विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कि ये भाषा जो है वो ब्रज का एक प्रकार है, जिसे पिंगल कहते हैं। इसमें राजस्थान की जो भाषाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं, और स्वाभाविक है क्योंकि ये लोग बाग वहीं के ही हैं, तो उनकी भाषा के, या उनके भाषा का जो ये आनंद होता है। जैसे आप देखेंगे कि कन्नौज की भाषा अलग है, मैथिली अलग है, और जो मगधी है वो अलग है, और राजस्थानी जो मारवाड़ी है वो थोड़ी अलग है, गुजराती हिंदी थोड़ी अलग है, और मेवाड़ी हिंदी थोड़ी अलग है, और जो मालवा की हिंदी है वो थोड़ी अलग है, आज भी अलग है, तब की छोड़िए आज भी अलग है। और कन्नौज की हिंदी अलग है, और मेरठ की हिंदी अलग है, तो और जैसे हरियाणा की हिंदी अलग है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये जैसे ऐसा नहीं कि आज ही अलग है, ये पहले भी ऐसी रही हैं। इसमें जैसे किसी भी कवि के बारे में हमने जाना तो हर जगह एक बात जरूर आती है सामने, कि ये रस भाव विचार संवेदना अंतः प्रकृति के अलग अलग बात करते हैं। और रमणीयता है, उक्ति की रमणीयता है, शब्दों का प्रयोग है, भाषा अलंकार तो हम सब जगह देखते ही हैं। तो इन सब चीजों को भाषा की दृष्टि से हमें बार बार देखना चाहिए, जानना चाहिए। देखिए यहाँ पर और भी बात है, विभंगी आर्या बसंती तिल्य को, जैसे ये छंद को नाम भी कुछ अलग प्रकार के हैं, अभिव्यक्ति भुजंग प्रख्यात छंद। तो जब हम इन सब चीजों को जानते हैं तो हमको समझ में आता है कि अच्छा, वीर रस में कुछ अलग प्रकार के छंद का प्रयोग होता है, और कुछ नवीन छंद भी हैं। इसमें कहते हैं 11 मात्रिक और 15 वर्णिक छंद प्रयोग हुए, 72 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। तो ये सारी चीज जब हम देखते हैं तो हम जान के तब हमको उसके बारे में, उनके समय के बारे में, उनकी भाषा के बारे में, उनके जीवन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। चलिए अब इनकी कोई एक रचना थोड़ी बहुत देखेंगे, और उसके बाद अगले सत्र में उसके बारे में बात करेंगे।